Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning. देखिए इम्पल्स अगर मैं इम्पल्स को समझूं कि इम्पल्स का मतलब क्या है फोर्स विच एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऐसा फोर्स जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करे उसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं ठीक है अगर यहां से देखो F is equal to AC upon dt यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ F dt is equal to delta P पहले से कोई मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेट करके ठीक है तो ये जो मिलेगा यही क्या बताना है इम्पल्स ऐसा फोर्स जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट कर रहा है उसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं क्लियर है देखिए डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है क्योंकि इसी से हमारा निकलता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इम्पल्स से हम लोग डिफाइन करते हैं सब चीजों को ठीक अब देखिए कैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है ये बॉल आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड ग्राउंड से टकरा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से मैंने माना है कि परफेक्टली इलास्टिक अभी मैं इन सब चीजों के बारे में कोई बात नहीं कर मैंने की बात ये बॉल ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड ठीक है बॉल टकराया और सेम स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ग्राउंड से वो मैंने मान लिया 0.01 सेकंड के हम लोग ऐसा करते हैं कि बॉल को नीचे थ्रो करते हैं 1 मिनट के बाद बॉल ऊपर ठीक है वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो पोजीशन होता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ठीक है तो इस पर्टिकुलर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मैं फोर्स निकालना चाहता हूं अगर आप ये लॉजिकली सोचें जब ये ग्राउंड से टकराया होगा तो इस पे नॉर्मल लगाओ ठीक है जिस समय टकराया ठीक और इस नॉर्मल के कारण बहुत ऊपर गया अगर हम लोग एनएलएम के बारे में सोचें ये बॉडी फाइनली किस डायरेक्शन में मूव करने की अपवर्ड डायरेक्शन में टकराने के बाद ठीक है तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव की होगी ताकि इसको नॉर्मल मिला होगा ऊपर की तरफ अगर ऊपर की तरफ कोई फोर्स मिलता तो ऊपर जाता ही ठीक है तो मैंने कहा कि जिस समय ये टकराया तो उसमें नॉर्मल एन लग रहा था मेरे को एन की वैल्यू निकालनी है ठीक एन की वैल्यू कैसे निकालनी है
आज हम एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन आप लोग क्या लिखेंगे? आज हम इसका एलजीडी बनाओ। नीचे की तरफ क्या लिखें? mg और मैंने माना कि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, दिस एक्सेलरेशन a। तो इस समय a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n माइनस mg डिवाइडेड बाय मास, जो भी बॉल का मास। क्लियर है? मैं बॉल के मास को भी 1 kg मान लेता हूं कि 1 kg मास। तो यहाँ पे n माइनस g एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को याद कीजिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। v2 किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैं क्या लिखूंगा? 10 माइनस v1 किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो माइनस 10 डिवाइडेड बाय डेल्टा t, टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना है? 0.01। 20 divided by 0.01 ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट पे कितना है? 2000। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है? नॉर्मल इज इक्वल टू 2000 प्लस 10। क्लियर? 2000 के कंपैरिजन में ये जो 10 है वो क्या है? नेग्लिजिबल। तो क्या मैं इसको n is approximately equal to 2000 न्यूटन लिख सकता हूँ। ये है इम्पल्स। तो देखिए n की वैल्यू आपकी 2000 न्यूटन है। ठीक है, अब थोड़ा सा बस इन चीजों को इमेजिन कीजिए कि अगर बॉल को टकरा के वापस जाना है तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो नॉर्मल एक्सर्ट हो रहा है ड्यूरिंग द कोलिजन वो 2000 न्यूटन है। अगर ये वैल्यू 2 न्यूटन होती तो मैं इसको इंपल्स नहीं कहता। ठीक है, आज पूरा लेक्चर इंपल्स ही होगा, इसको यहाँ पे नोट कीजिए क्योंकि ये मुझसे इंपल्स थ्योरी पूछता है। नोट कीजिए, मैं दोबारा फिर से समझाऊंगा। पता है जैसे मैंने पहली बार पढ़ा इंपल्स आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा, शॉर्ट ड्यूरेशन की फोर्स को पोस्ट इंपल्स कहते हैं। पूरा कोलिजन इसी से बेस्ड है। So हो गया। भावना, मीनाक्षी, वीडियो ऑन कीजिए, बताइए क्या करना है। सर मेरी तबीयत खराब है। यहाँ पर क्या आपने लिखा था? एफ वी टू इज इक्वल टू डेल्टा। ये डेल्टा पी की वैल्यू निकाली, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम निकाली। माइनस, हाँ वैल्यू वैल्यू पुट कीजिए वैल्यू।
हम्म। माइनस अब देखिए थोड़ा -20 कैसे हुआ? इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है dq ओवर dt ठीक है अगर देखो I -20 कैसे हुआ? तो I एवरेज करंट इज इक्वल टू नेट चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम ठीक है यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो dq इज इक्वल टू I dt इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो डेल्टा क्यू मिल जाएगा I dt मेरे को एवरेज में पुट कीजिए डेल्टा क्यू की जगह क्या पुट करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ I dt डिवाइडेड बाय डेल्टा t इंटीग्रेशन ऑफ dt है ना वैसे अगर तुम लोग पावर में आ t इंस्टेंटेनियस आप लोग क्या लिखते हैं स्मॉल वर्जन पर यूनिट टाइम तो यहाँ से स्मॉल वर्जन सर ये -20 कैसे हुआ? -20 कैसे हुआ? क्या हुआ सर ये -20 -20 कैसे हुआ? 20 आएगा ना? फाइनल मोमेंटम का 20 आएगा पावर प्लस ठीक है तो ये आ जाएगा डेल्टा w t dt अगर को एवरेज पावर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा डेल्टा w डिवाइडेड बाय डेल्टा t यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन t dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt इसी तरीके से अगर आपको एवरेज फोर्स लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा एवरेज फोर्स इन दोनों को ध्यान में रखते हुए बताइए नोट कीजिए पहले बहुत इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्ट हम यूज करेंगे मैग्नेटिज्म में तो आप मैंने बताऊंगा इसी चीज को आता है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी Average force integration of instantaneous force नोट कर लिए यहाँ तक Yes, sir. यस सर। अगर एवरेज लिखना है मैं क्या लिखूंगा एफ इंटीग्रेशन ऑफ dt ठीक है अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ dt का मतलब क्या होगा डेल्टा चेंज इन टाइम तो f एवरेज into delta t is equal to f dt इंटीग्रेशन ऑफ f dt क्या था इंपल्स इसी को आपने इंपल्स कहा और ये आपने क्या लिखा था डेल्टा t के ऊपर अभी याद लिखिए तो आपने यहां से क्या लिखा f एवरेज डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा और जो भी हम लोगों ने डेटा लिखा था उस डेटा के हिसाब से f एवरेज into delta t is equal to 20 ये याद है अभी आपने निकाला था लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एवरेज तो यहां से f एवरेज देखिए कितना है 20 डिवाइडेड बाय 0.1 मतलब 0.01 तो
तो इम्पल्स के दौरान जो एवरेज फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है 20,000 मतलब 2,000। ठीक है, और ये भी हम लोगों ने जनरल मेथड से किया। अब हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प से करते हैं। आज का लेक्चर कई जगह बाउंस होगा, टेंशन मत लीजिए, मैं 2-3 बार रिपीट कर दूंगा। इंपॉर्टेंट है एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर, नीट में नहीं आता, डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं क्वेश्चन। चलिए देखिए, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया, अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं जनरल लाइफ के। ठीक है, कि मैं पल्स को और कैसे डिफाइन करूं। मैथमेटिकली तो देख लेते हैं, आपको एवरेज फोर्स निकालना है तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिखिए। अगर ध्यान से देखें तो मैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कर रहा हूं, एवरेज फोर्स निकालना। ठीक, अब मान लीजिए कि आप किसी भी बॉडी पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, 2 न्यूटन। ठीक है, और वो जो ड्यूरेशन है 0.01 सेकंड की। मैंने कहा कि मान लीजिए ये बॉडी है, इससे मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और कितने देर के लिए 0.01 सेकंड। इस बॉडी पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 न्यूटन फोर्स वैसे भी बहुत कम, उसका मैग्नीट्यूड और जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत कम, 0.01 सेकंड के लिए लगा। इस बॉडी के स्पीड, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर ये ब्लॉक है, ब्लॉक को मूव करना है, उस पे आपने 2 न्यूटन का फोर्स ऐसे फोर्स लगाया, हटा दिया, 0.01 सेकंड पे मैजिक कीजिए, लगाया और हटा दिया। ठीक है, इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहला एग्जांपल, अगर मैं 2 न्यूटन का फोर्स लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लगाऊं, मैंने कहा कि 2 न्यूटन का फोर्स मैं 24 घंटे के लिए लगाता हूं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, क्या अब उसकी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सबसे फर्क पड़ेगा? अब पड़ेगा, अब पड़ेगा, क्योंकि मैं ड्यूरेशन किया, ड्यूरेशन को आपने बढ़ा दिया। मैं 2 न्यूटन का फोर्स कंटिन्यूअसली लगा रहा हूं 24 घंटे तक की। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन पे कुछ ना कुछ फर्क आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा लेकिन कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। अब थर्ड एग्जांपल लीजिए, मैंने फोर्स लगाया 2000 न्यूटन का फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, फर्क पड़ेगा? अभी आपने एग्जांपल में लिखा कि अगर मैं बॉल Yes, को sir. नीचे थ्रो कर रहा हूं तो जो नॉर्मल है 2000 न्यूटन का लग रहा है, उसने क्या किया, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मतलब कि वेलोसिटी को चेंज करके, वेलोसिटी तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड तो ये, लेकिन डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अगर इतना फोर्स नहीं लगता शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो बॉल का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इंपल्स कहूंगा। अगर हाई अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, जिससे बॉडी की वेलोसिटी या एक्सीलरेशन पे फर्क पड़ रहा है, उसको मैं इंपल्स कहूंगा। क्योंकि 2 न्यूटन का फोर्स भी लगाया था मैंने 0.01 सेकंड के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं 2 न्यूटन को इंपल्स नहीं कहूंगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, उसको इंपल्स कहूंगा। अगर नहीं, टाइम ड्यूरेशन की ज्यादा है तो उसके तो डिफाइन नहीं करते, कम ड्यूरेशन के लिए डिफाइन करते हैं। 3 एग्जांपल लिए, मैंने एग्जांपल जरूर नोट कीजिएगा। मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लिया 0.01 सेकंड के लिए, उससे बॉडी की स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर टाइम ड्यूरेशन 0.01 सेकंड का है। अगर 2 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूं 24 आवर्स के लिए, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसका मतलब उसकी स्पीड वगैरह पे फर्क पड़ेगा। थर्ड केस मैंने लिया कि अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को बहुत हाई लिखूं, जैसे मैंने कहा 2000 न्यूटन मैंने ले लिया और बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन 0.01 सेकंड के लिए, तो उसकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन पे फर्क पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर मैं 2000 न्यूटन का फोर्स लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लगाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2000 न्यूटन का फोर्स में बहुत लगातार लगा तो उसकी वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। यही काम होता है किसमें, रॉकेट प्रोपल्शन। आया समझ, जो लास्ट एग्जांपल हमने लिया कि 2000 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं मान लीजिए 24 आवर्स के लिए
या मान लीजिए 3 साल तक के लिए, ये हुआ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो वो क्या करेगा, रॉकेट प्रोपल्शन में उसको अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से दूर ले जाएगा अगर लगातार हाई अमाउंट ऑफ फोर्स लगा। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज तो समझ में आई, इंपल्स में उसी को कहूंगा जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन में ज्यादा फोर्स। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में हाई अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है तभी मैं इंपल्स करूंगा, अदरवाइज इंपल्स नहीं कहूंगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक बॉल 2 kg का, इसको इस डायरेक्शन में मैंने थ्रो किया विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, ये ग्राउंड है। और ये मान लीजिए एंगल बना रहा है 37, ठीक है, और टकराने के बाद ये ऐसे टकराने के बाद सिंपल ये एंगल 37 और ये वाला एंगल कितना है, और इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। ऐसा केस हो सकता है मैं बॉल को 37 मीटर प्रोजेक्ट करूं और टकरा के वापस 10 मीटर पर सेकंड से चला जाए। तो मेरे से यहाँ पे पूछा गया फाइंड एवरेज फोर्स, फाइंड एवरेज फोर्स exerted by ground on the ball. Time of contact है 0.0001. Find average force exerted by ground on the ball. देखिए इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा 6 मीटर पर सेकंड और इस डायरेक्शन में कितना होगा 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे निकालिए इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा 37 और इस डायरेक्शन में कितना होगा cos, ये है। अब ये बताइए एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स एक्ट कर रहा है नहीं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व। ठीक है, अगर मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्व है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में तो कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा। ग्राउंड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लॉजिकली भी सोचिए इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड,
टकराने के बाद भी इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। तो अलोंग एक्स एक्सिस चेंज इन मोमेंटम इज 0 और चेंज इन मोमेंटम ही तो आपको क्या देता है एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी। ठीक है, अब हम लोग इसमें आते हैं वाई एक्सिस क्या है। वाई एक्सिस एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। कितना है 2 into 8 16 minus 2 into 8 plus 16। ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में जिसको आपने पॉजिटिव माना है, इनिशियल मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है, मास इनटू वेलोसिटी करो मोमेंटम। ये वैल्यू कितनी आ रही है 32 into 10 to the power कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा ग्राउंड जब ये टकरा रहा होगा। सर एक बार y एक्सिस का दोबारा बता दो प्लीज। x एक्सिस के अलोंग x एक्सिस डेल्टा px कितना है 0 चेंज इन मोमेंटम। हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं अलोंग y एक्सिस। चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस फाइनल मोमेंटम कितना है मास इनटू वेलोसिटी 2 into 8 16 माइनस इनिशियल मोमेंटम 2 into 8 लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये एफ एवरेज आ रहा है, इतना एवरेज फोर्स एक्सर्ट करेगा ग्राउंड बॉल के ऊपर। क्लियर है? 0 यस सर। सब हो गया। एक डॉट है 2 टिक, एक बुलेट है 500 डायमीटर और इसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या कर रहा है फुल्ली पेनिट्रेट कर जा रहा है इसके अंदर 2 kg में। तो आपसे पूछा गया फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक एंड बुलेट। मान लीजिए फ्रिक्शन भी दे दे तो क्या निकालना है फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक एंड बुलेट। ये फुल्ली पेनिट्रेट कर जा रहा है इसके अंदर। 20। सही है, फ्रिक्शन भी तो है। अच्छा अर्जुन किया क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया। क्यों? फ्रिक्शन ही है। तो फ्रिक्शन का वेलोसिटी क्या होगा इसमें? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वैलिड है। क्या सर? मोमेंटम कंजर्वेशन का वैलिड है। कब वैलिड है? हाँ, कब लगाते हैं? सर मोमेंटम तो कंजर्व्ड ही रहता है ना ऐसे कोलिजन वाले चीजों में तो। हाँ गुड है, जब नेट फोर्स 0 हो तो सर इसमें फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी सर अब? पीछे लगेगा। फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा ना जब आगे मूव करेगा तो नेट फोर्स 0 कैसे हो गया?
सोचिए सोचिए, जल्दी बताइए। उसमें हम ग्रेविटी क्यों? क्योंकि आप लोग ये स्मॉल यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, जब बुलेट इस ब्लॉक से टकरा रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि जो कोलिजन होगा वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। एक बार टकरा गया ना, उसके बाद तो पेनिट्रेट करना है। जो कोलिजन वाला टाइम है वो आपका शॉर्ट ड्यूरेशन है। और ये देखिए कितनी स्पीड से आ रहा है, 100 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब कोलिजन के दौरान जो इस पे नॉर्मल लगेगा उसकी वैल्यू बहुत हाई होगी। अभी एक एग्जांपल दिया, ये एक बॉल था ना, 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, और ये ग्राउंड था। तो इस केस में कितना नॉर्मल एक्सर्ट कर रहा था ग्राउंड? 2000। यहाँ पे तो मेरा डेटा ले लिया ना सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बॉल नहीं है, बुलेट है, 100 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो यहाँ पे सोचिए कोलिजन के दौरान जो नॉर्मल लगा होगा वो आपका 2000 न्यूटन से भी बहुत ज्यादा होगा। इमेजिन कीजिए सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने डेटा दे दिया था कि 10 मीटर पर सेकंड का टाइम ऑफ कोलिजन 0.1 सेकंड मान लिया आपने, ठीक है। तो जो कोलिजन का टाइम होता है वो हमेशा कम होता है, कॉमन सेंस जरूर लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज है। तो आपने सिंपल एक कंक्लूजन क्या लिखा कि अगर कोई भी बॉडी टकरा रही है तो जो नॉर्मल एक्सर्ट करेगा बॉडी एक दूसरे पे वो इंपल्सिव इन नेचर होगा। इंपल्सिव इन नेचर क्यों है कि उसका अमाउंट बहुत बड़ा होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन का। ये कंक्लूडिंग पार्ट है इसे हाफ एन आवर का, कि जब भी कोलिजन होगा तो बॉडी जो एक दूसरे पे नॉर्मल एक्सर्ट कर रहा है वो इंपल्सिव इन नेचर होगा। उसी को समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया डेटा के साथ, ठीक है। इसको लिख लीजिए कि जब भी कोलिजन होगा तो जो नॉर्मल एक्सर्ट होगा दोनों बॉडीज के बीच में वो इंपल्सिव इन नेचर होगा, क्योंकि कोलिजन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। फिर इस क्वेश्चन में कुछ टाइम है, फिर क्या कुछ टाइम है? यहाँ पे कोलिजन में आपको पता होना चाहिए कि हाँ कोलिजन होगा तो जो नॉर्मल एक्सर्ट करेगा, मान लीजिए ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, ये ब्लॉक है, ये सिर्फ खिला है, ठीक है। तो ये जो बुलेट है इस पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगाएंगे, टकराया है, ये टकराया है तो ये इस वाले बुलेट पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगाएंगे, ठीक है। और नॉर्मल कैसा है? इंपल्सिव, ये इंपल्सिव है। इंपल्सिव इन नेचर, ठीक है। अगर ये इंपल्सिव है तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होगा, मान लीजिए 10,000 न्यूटन है, ठीक है। और फ्रिक्शन इस केस में कितना होगा? F is equal to mu into n, मतलब कि mu into mg। ये वाला n नहीं है, ये नॉर्मल है, इसको मान लीजिए n, ये हम लिखने जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू जो कितनी होगी? mu mg। अगर मैं mu mg की वैल्यू पुट भी करूं तो ये 10 न्यूटन आ जाएगा। यस सर। 10 न्यूटन इस इंपल्सिव के सामने कैसा है? नेग्लिजिबल, ठीक है, क्योंकि इंपल्सिव आपका बहुत हाई मैग्नीट्यूड का है, ठीक। तो इस इंपल्सिव के सामने ये जो फ्रिक्शन है वो नेग्लिजिबल है। अगर मैं इसका एलवीडी बनाऊं ड्यूरिंग कोलिजन, ये तो है ही, और साथ साथ में क्या एक्ट कर रहा है?
फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है पीछे की तरफ। ये है एफबीडी इसका। क्या मैं इस एफबीडी के अनुसार ये कह सकता हूं कि नेट फोर्स इस पे 0 है? नहीं, कुछ ना कुछ तो है, भले 10 न्यूटन, ठीक, लेकिन 10,000 के कंपैरिजन में 10 न्यूटन क्या है? नेग्लिजिबल। अब मैं अगर नेट फोर्स के बारे में बात करूं, कितना है? 0। जब भी कोलिजन होता है तो जो बॉडी इस पे फोर्स लगाती है, दूसरी वाली बॉडी भी सेम फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0, ठीक है। इसलिए हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। चीजों को रटिए मत, बार-बार बोल रहा हूं, क्योंकि अभी स्क्रीन भी ले आऊंगा इसके बीच में। तो अगर क्वेश्चन नहीं समझा होगा तो हम लोग डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन से आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे, लेकिन ऑप्शन 2 मिलेगा। 3 गलत होंगे, गलत इसलिए दे गया क्योंकि आप लोगों का दिमाग कैसे चलता है। अगर कोई पेपर सेट करे तो उसको ही पता है कि रटा हुआ स्टूडेंट क्या करेगा। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। किस डायरेक्शन में? अलोंग द एक्स एक्सिस। इसका मतलब मोमेंटम क्या रहेगा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन? कंजर्व। तो आपने मान लिया कि आफ्टर कोलिजन बुलेट और ब्लॉक दोनों साथ में हो गए, और ये कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं? v स्पीड से। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना था? m into v। m कितना है? 1/2, ठीक है। ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, into v 100, और ये तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। क्लियर है आंसर? आफ्टर कोलिजन बुलेट ब्लॉक की स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर। यहां तक नोट कीजिए, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, तो 2-3 पार्ट्स और हैं। सेकंड पार्ट लिखिए, ये नोट कर लिए सबने? यस सर। लिखिए फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक before comes to rest, before comes to rest। सर 50। नहीं, 50 गलत, सही से देखिए कैलकुलेट। इसका मास कितना हो गया? 2.5 की। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। और ये मान लीजिए यहाँ पे रेस्ट पे आता है, और ये डिस्टेंस आपको निकालना है। इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है,
और कितना लग रहा है 10 10 न्यूटन न्यू एंड 10 है कि कुछ और है 10 ही आएगा 0.5 m की वैल्यू 2.5 into क्या है सही वही है सर 2.5 क्यों आएगा? 2 आएगा क्या सर, ये 2.5 क्यों आएगा? म्यू एम भी होता है फ्रिक्शन तो म्यू एम जी है तो सर टोटल मास लेंगे जब बुलेट भी आ जाएगी। वही लेना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद तो कॉमन स्पीड हो जाएगी ना तो सर आंसर 40 है क्या? हाँ मैं इधर यहाँ पे या तो काइनेमेटिक से करूँ या तो सिंपल वर्क एनर्जी से लगा दूँ इसको रोक कौन सा है फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 12.5 into s minus फ्रिक्शन इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और दोनों के बीच में एंगल कितना 180 ठीक है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ m v स्क्वायर v स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर देखिए कैलकुलेट करके 10 तो s is equal to 20 40 मीटर हाँ सर सर एक बार दोबारा बता दो। सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके आपने यहाँ पे 2.5 kg पे कौन सा फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रिक्शन तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यस तो फ्रिक्शन लग रहा है आपका लेफ्ट डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट डायरेक्शन तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 तो इसलिए cos 180 12 कितना हो जाएगा -1 तो वही आपने यहाँ पे लिखा है फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू -1 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यस तो यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया 40 मीटर क्लियर है यस सर। ट्रेन भाई बुलेट है 500 रैंक का विद स्पीड 100 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0.5 find maximum compression in the spring find maximum compression in the spring देखिए मेरे को इस पे 3 क्वेश्चन करवाने हैं
तो उसके बाद मैं आपको कंक्लूजन दिखा दूंगा कि क्वेश्चन को डायरेक्ट एक लाइन में कैसे सॉल्व करें, लेकिन अभी थोड़ा लेंथी मेथड्स बता रहा हूं, तभी वो डायरेक्ट मेथड समझ में आएगा। जल्दी कीजिए। हम्म 5 मीटर 6 मीटर। अच्छा चेक करते हैं, आंसर नहीं पता। देखिए जब कोलिजन होगा तो उस समय नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी मैंने प्रूव किया क्योंकि फ्रिक्शन कैसे है, नॉन इंपल्सिव, ठीक है, तो इंपल्सिव फोर्स के सामने फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, ठीक। तो ड्यूरिंग कोलिजन नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। तो जस्ट बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो मैंने मोमेंटम को कंजर्व किया, तो बिफोर कोलिजन हाफ इनटू v, आफ्टर कोलिजन 2.5 इनटू v, तो v की वैल्यू वही आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। सेम डेटा लिया है, ठीक। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन ये 2.5 kg होगी, इसकी स्पीड हो गई आपकी 20 मीटर पर सेकंड, और ये स्प्रिंग है, और यहाँ पे फ्रिक्शन न्यू इनटू एन, ये है, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर दूं, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मैंने कहा कि मैक्सिमम कंप्रेशन x तक पहुंच रहा है, ठीक। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, तो माइनस हो जाएगा, तो म्यू mg into x minus वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ये एक ऐसा फोर्स है स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल एनर्जी, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, काइनेटिक को इंक्लूड कर लिया मैंने टोटल एनर्जी, तो टोटल फाइनल एनर्जी कितना है, यहाँ पे तो रुक जाएगा, एक यहाँ पे जब रुक जाएगा इसका मतलब यहाँ पे फोर्स क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितनी होती है, हाफ kx स्क्वायर माइनस टोटल इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल तो नहीं है क्योंकि नेचुरल लेंथ है, यहां से x की वैल्यू है, क्लियर है सर, ऊपर से आ रही है,
फ्रिक्शन इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन पे फ्रिक्शन कितना होगा, -4 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? Yes, sir. नोट कर लिए? हो गया सर। देखिए एक और मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये रामबाण है, कोई सा भी क्वेश्चन इस मेथड से हो ही जाएगा और कभी गलत नहीं आएगा, ठीक, लेकिन इसके लिए दिमाग चलना चाहिए। बिफोर कोलिजन, मतलब जिस समय कोलिजन हो रहा है, जैसे कि था ब्लॉक 2 kg वाला और ये बुलेट है, ये इससे टकरा रहा है, ये बुलेट, ठीक, ये इससे टकरा है, ठीक है, अगर ये इससे टकराएगा तो 2 kg पे नॉर्मल यहाँ लगेगी, ठीक, और बुलेट पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगी, यही होगा, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग देखिए, मैं ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूं, जब इस पे नॉर्मल लगा आफ्टर कोलिजन 2 kg कितनी स्पीड से मूव करने लगा, 20। हाँ 20 v से मूव करने लगा, ठीक है, मैं v मान रहा हूँ, ये अलग मेथड है, ठीक है, तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगा, इसी नॉर्मल के कारण ये मूव किया, अगर इस पे नॉर्मल 2 kg इस डायरेक्शन में लगता है तो उसे मूव नहीं कर पाता, ठीक, तो मैंने कहा कि इस पे नॉर्मल लग रहा है, तो मैंने कहा ये तो इंपल्सिव है, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ n dt इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये तो पढ़ते आ रहे थे, इंपल्सिव इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था, ठीक, तो n dt इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना है 2 into v, इनिशियल मोमेंटम कितना था, ब्लॉक तो रेस्ट है, ये v वेलोसिटी से मूव करने लगा है टकराने के बाद, ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम तो 2 kg का कितना था, 0, ठीक, बुलेट क्या लेगी, ये बुलेट है, इस पे नॉर्मल डायरेक्शन में रखा, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो अगर मैं इसके लिए इंपल्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, माइनस n dt, ये समझ में आया, -2 लिया, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना होगा, 0.5 into v, बुलेट और ब्लॉक दोनों साथ में मूव करेंगे इस डायरेक्शन में सेम स्पीड से, माइनस इनिशियल मोमेंटम 0.5 into 100, इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 मानिए, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, देखिए 0 आ रहा है, दोनों को ऐड करने पे इंटीग्रेशन ऑफ n dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ n dt, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो दोनों सिस्टम बन गया ना, ठीक है, अगर मैं सिस्टम बना रहा हूं इसका मतलब नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, अगर नेट फोर्स 0 है तो देखिए आपने खुद ही लिख दिया, मोमेंटम कंजर्व होगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला ये तो लिखा है, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम दोनों इक्वल है, भले कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, खुद ही देख लीजिए, इसमें नहीं है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, यहाँ पे वैल्यू निकाली किससे आ रही है, आपने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया ना, आपने सॉरी ये लीजिए ऐड है,
इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू अगर कहीं से भी लगे थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि मोमेंटम कंजर्व होगा नहीं कंजर्व होगा, हर एक बॉडी के लिए एफबीडी बनाएगी और इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम लिख दीजिए। उसके बाद इक्वेशन को देखिए, इसको ऐड करना है सबट्रैक्ट करना है, किसी भी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को 0 दिख रहा है आंसर आ जाएगा। इंजीनियरिंग वालों को ये मेथड बताता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाए जहां पे नहीं समझ में आ रहा है, इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 101% हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि इस मेथड से ना हो, लेकिन हर एक का एफबीडी बिल्कुल सही बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और उसके बाद कंक्लूजन करवाऊंगा, उसके बाद आपको लगेगा कि हम नीट के लेवल पे वापस ठीक है, जो चीज रटी हुई है वो चीज बताऊंगा कि क्यों और कैसे लगा और कब लगा। Find speed of 4 kg after hitting of bullet. इस केस में दोनों स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। जो भी मेथड बताए उस मेथड से कीजिए, टकराते समय जो भी एफबीडी है उसको बनाइए और उसके बाद इंपल्स लिखिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे ये टकरा रहा है, उसके बाद नॉर्मल का एक्सेप्ट हो गया, टकराने की वजह से इसमें टेंशन भी प्रोड्यूस होगा रस्सी में, होगा हाँ सर। है ना? तो ये बताइए जो यहाँ पे टेंशन है क्या वो इंपल्सिव है? नो सर। है सर, इंपल्सिव ही होगी। नॉर्मल के कारण प्रोड्यूस हुआ, अगर नॉर्मल के कोलिजन कारण नहीं होता तो टेंशन प्रोड्यूस नहीं होता। सर वो 2 kg भी तो ऑपोजिट में लगाएगा फिर। ठीक है, उससे क्या मतलब? सिंपल, इससे पहले वाले क्वेश्चन में फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या लिखा था, म्यू इनटू एन, म्यू एन थी, ठीक है। वहां पे जो नॉर्मल लग रहा था 2 kg पे ड्यूरिंग कोलिजन वो तो ये लिखा था, लेकिन जो मैं फ्रिक्शन लिख रहा था वो लिख रहा था म्यू एन, म्यू एन नहीं था। इस नॉर्मल के कारण फ्रिक्शन नहीं आया था, अगर इस नॉर्मल के कारण फ्रिक्शन आता तो मैं इसको भी क्या कहता, इंपल्सिव इन नेचर,
तब मैं Impulsive है। मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर पाता। कोई नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। ये न्यू एन की था और नॉर्मल इस पे इधर रहता है। ये एन यहाँ जा रही है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फ्रिक्शन, इसलिए ये इम्पल्सिव नहीं है। लेकिन इस वाले केस में जब ये इससे नॉर्मल लगाएगा तो रस्सी टाइट हो जाएगी। रस्सी टाइट होगी तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो टेंशन किसके कारण प्रोड्यूस होगा? कोलिजन के कारण। कोलिजन के कारण मतलब कि इंपल्स के कारण। इंपल्स के कारण मतलब यहाँ पे जो टेंशन प्रोड्यूस हो वो इंपल्सिव इन नेचर होगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? आपको कंक्लूजन बताऊंगा तो आपको लगेगा कि बहुत इजी है, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो पता है इतना नहीं क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है। वेलोसिटी जो आ रही है वो टी के टर्म्स में आ रही है, मतलब टेंशन के टर्म्स में। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है वेलोसिटी। अब सर देखिए एक मैं ऑलरेडी डाउट है बनाऊंगा, देखिए सर। ये तो समझ में आएगा कि यहाँ पे जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा है, इंपल्सिव इन नेचर। तो इस टेंशन को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। अगर इस टेंशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता तो नेट मोमेंटम को कंजर्व भी नहीं कर सकता। इस पे नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन पे, इस वाले बुलेट पे लगेगा नॉर्मल इस डायरेक्शन पे, लेकिन एक इस पे टेंशन भी लग रहा है पूरी डायरेक्शन। सर एक टेंशन के डाउट मतलब है। एक दूसरे को नहीं। क्या क्या सर एक डाउट है। डाउट को भी रखे रखे अभी सर मैं इसी से रिलेटेड है सर। बोलिए। सर अब जैसे ये तो इम्पल्सिव टेंशन लग रही है इसके अंदर, हाँ और वहां से 2 kg भी अपनी 2g टेंशन लगा रहा होगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? बोलिए टेंशन को। और जो 2g फोर्स लगाएगा 2g भी तो रोकेगा। हाँ तो टेंशन रोक रहा है, 2G नहीं रोक रहा, टेंशन रोक रहा है। सर 2g बट कुछ फोर्स तो लगा ही रहा 2 होगा ना। kg नहीं रोक रहा। एलबीडी का मतलब यही होता है कि मैं उस बॉडी में देखूंगा कौन कौन से फोर्सेस हैं। अच्छा ठीक है सर। टेंशन 2 kg के कारण थोड़ी ना आया है, वो तो कोलिजन के कारण प्रोड्यूस हुआ है। टेंशन मत लीजिए, आज की क्लास कल की 15 मिनट में आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। कल स्टार्टिंग के 15 मिनट आज की क्लास बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और कंफ्यूजन नहीं होगा कि कल मेरे को क्या आता है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं वीडियो बना देता हूँ। 4 kg का इधर नॉर्मल इधर टेंशन, ठीक है, और ये फाइनली री वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। बुलेट का इधर नॉर्मल, ये बुलेट 2 kg का, इसमें टेंशन कहां इधर। हर एक के लिए इंपल्स लिखिए, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। उसके बाद देखिए तीनों इक्वेशन को मैं ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं कैसे करूं ताकि लेफ्ट साइड में 0 आ जाए। ठीक है, हर एक की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि सब स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। ट्राई की स्टार्टिंग के 15 मिनट में आज का लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा और कंफ्यूजन नहीं आएगा। आज मेरे को पता है कि बहुत सारा कंफ्यूजन है, नीट में नहीं बता सकती, मैं भी जानता हूँ। आंसर में उतना ज्यादा नहीं आ रहा है, हो सकता है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको ट्राई कीजिएगा, मैंने हर एक तरह की लिख दिया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक लाइन का सॉल्यूशन है, सिर्फ एक लाइन का। ठीक है, वो कंक्लूजन कल बताऊंगा कि जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग ने किए हैं लेंथी मेथड से उसको एक एक लाइन में सॉल्व कर, और वही आप लोग अप्लाई करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। अगर मैं 2-3 क्वेश्चन अलग तरीके से नहीं करवाता तो पता नहीं चलता कि कब अप्लाई करना कब नहीं अप्लाई करना, इसलिए मैं ऐसे
ताकि उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, लाखों में कोई एक स्टूडेंट होता है, ये उसके लिए है, उनमें से कोई आप भी हो सकते हैं, ये मैं पहले बता रहा हूँ। लाखों में से कोई एक स्टूडेंट है जो अंदर जाना चाहता है कि अंदर हो गया, वो एक स्टूडेंट कौन है मेरे को नहीं पता, उसके लिए ये चीज मैंने बताई, ठीक है। और लाखों के लिए क्या होता है वो कल बताऊंगा 15 मिनट, जो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में करें, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं आएगा, वो एक स्ट्रिंग भी लगाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि कब हम लोग ये लॉजिक लगाएं, कब ये वाला लॉजिक लगाएं, ठीक है। चलिए कल एक डाउट था, मैं बता देता हूँ। एक बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री पे, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो आपसे पूछा गया इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओमेगा कितना है, ठीक है। मान लीजिए पार्टिकल बी पोजीशन पे पहुंच गया, तो मेरे से पूछा गया ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ओमेगा की को फॉर्मूला क्या होता था, बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो मेरे को तो यहाँ पे पता है इसके प्लस इक्वल टू एक ही वेलोसिटी होगी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, मतलब कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हाइट पता है मेरे को, मैक्सिमम हाइट निकाल सकता हूँ, ठीक, ये भी निकाल सकता हूँ r/2, तो क्या ये डिस्टेंस मेरे को पता चल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। x आ जाएगा, ये x आ गया तो क्या ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एंगल आ गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो x के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो वेलोसिटी ये होगी, x के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी कितनी होगी 10 sin थीटा, तो मेरा ओमेगा कितना आ जाएगा, v परपेंडिकुलर 10 sin थीटा डिवाइडेड बाय r, r कितना है x, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ओके। और प्लीज आज जो लेक्चर में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना तो फिजिक्स में पूरे 11 12 कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, अगर रोटेशन समझ में आ गया तो। थैंक यू सर। ओके।